वेलकम यू ऑल। कैसे हैं सभी दोस्तों? हम लोग इकोनॉमिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमारा एक टॉपिक इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन कंप्लीट हो चुका है। उसके ऊपर 3 वीडियो हमारी आई थी। अगर आपने नहीं देखी हैं तो उन वीडियो को जाके देखिए। डिस्क्रिप्शन के में उन वीडियो का मैं लिंक दे दूंगा और चैनल की प्लेलिस्ट में भी आप जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। सेकंड टॉपिक हमारा मनी एंड बैंकिंग, उसके ऊपर एक वीडियो हमारी ऑलरेडी आ चुकी है। ये हमारी मनी एंड बैंकिंग की सेकंड वीडियो है। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन और मनी एंड बैंकिंग का 22वां क्वेश्चन, द हार्ड करेंसी इज। हार्ड करेंसी क्या होती है दोस्तों? दो तरीके की करेंसी होती है, एक सॉफ्ट करेंसी होती है और एक हार्ड करेंसी होती है। और एक हार्ड करेंसी होती है। सॉफ्ट करेंसी वो करेंसी होती है जिस करेंसी का लेन देन के माध्यम में प्रयोग सिर्फ घरेलू सीमा के अंदर किया जाता है। जैसे भारतीय बाजार में आप भारतीय रुपये में व्यापार करते हो तो भारतीय रुपया एक सॉफ्ट करेंसी है। ऐसे ही जब आप इंटरनेशनल लेवल पर जब कोई भी सामान खरीदने जाते हो तो वो सॉफ्ट करेंसी में लेन देन नहीं होता। वो किस करेंसी में लेन देन होता है? हार्ड करेंसी में लेन देन होता है। हार्ड करेंसी ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर बात करें हम, टोटल 4 हार्ड करेंसी हैं। एक है अमेरिकन डॉलर, दूसरा है यूरोपियन यूरो। सिंबल थोड़ा सा इसमें साफ नहीं बनता, आप गूगल से भी जाकर देख सकते हो। नाम लिख लो, अमेरिकन डॉलर, यूरोपियन यूरो, ब्रिटिश पौंड और जैपनीज येन। ये 4 करेंसी हैं जिनको हार्ड करेंसी का दर्जा मिला हुआ है। हार्ड करेंसी को हम सेफ हेवन करेंसी भी बोलते हैं। सेफ हेवन सेफ हेवन करेंसी भी इनको बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनकी वैल्यू आसानी से फ्लक्चुएट नहीं होती। आसानी से फ्लक्चुएट आसानी से फ्लक्चुएट नहीं होती, यानी कि डेप्रिशिएट इन नहीं होती, डिवैल्यूएट नहीं होती। इनकी करेंसी की वैल्यू इतनी आसानी से नहीं गिरती और ये हाईली ट्रस्टेड वैल्यू होती हैं। हाईली ट्रस्टेड करेंसी हाईली ट्रस्टेड करेंसी होती हैं ये। हाईली ट्रस्टेड करेंसी, CURRENCY। इसीलिए इनकी जो एक्सेस है वो इतनी इजी नहीं है। तो इट इज़ नॉट इजी टू एक्सेस। तो देखते हैं, अ करेंसी विच इज़ नॉट पेड फॉर लोन, ऑप्शन नंबर 1 गलत है। अ करेंसी विच इज़ पेड फॉर गोल्ड, ये भी गलत। अ करेंसी विच इज़ ईजी टू एक्सेस, नहीं, ये हाईली ट्रस्टेड है, आसानी से फ्लक्चुएट भी नहीं होती और इतनी ज़्यादा इनकी सफाई भी नहीं होती। तो इसलिए करेंसी नॉट ईजी टू एक्सेस, क्योंकि हर किसी कंट्री को इनकी डिमांड रहती है तो इतनी आसानी से ये अवेलेबल नहीं होती। तो अ करेंसी नॉट ईजी टू एक्सेस, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाइनेंशियल ईयर ऑफ आरबीआई इज। दोस्तों आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर क्या है? देखो 31 मार्च, वैसे तो आरबीआई का जो फाइनेंशियल ईयर चलता था वो आपका 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक चलता था, 30 जून तक। लेकिन 31 मार्च 2021 से आरबीआई का जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का फाइनेंशियल ईयर हो गया। वर्तमान में आरबीआई का जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च ही फॉलो होता है। पहले यह 1 जुलाई से 30 जून होता था। जो 31 मार्च 2021 है, मतलब 1 जुलाई 2020 से 31 मार्च 2021 तक, यह फाइनेंशियल ईयर आरबीआई का केवल 9 महीने का फाइनेंशियल ईयर था। लेकिन उसके बाद 1 अप्रैल 2021 से आगे ये आज तक ये हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का ही चलता आ रहा है। पहले क्या चलता था दोस्तों? जुलाई से जून चलता था। तो फाइनेंशियल ईयर ऑफ आरबीआई इज फॉर्म ऑफ अप्रैल टू मार्च। पहले कौन सा ऑप्शन होता? पहले बी होता, लेकिन वर्तमान में ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ शेड्यूल्ड बैंक इज वन विच इज इंक्लूडेड इन द। देखो शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड दो तरीके के बैंक होते हैं। एक तो शेड्यूल्ड बैंक, तो शेड्यूल्ड बैंक वे बैंक होते हैं जो आरबीआई के आरबीआई एक्ट 1934 आरबीआई एक्ट 1934 के तहत ही आरबीआई की स्थापना की गई थी। दोस्तों आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर अभी वर्तमान में कहाँ है? मुंबई में है। तो आरबीआई एक्ट के
आरबीआई एक्ट के सेकंड शेड्यूल्ड में जितने भी बैंक लिस्टेड बैंक होते हैं उन सभी बैंकों को हम क्या बोलते हैं, शेड्यूल्ड बैंक। तो सारे कमर्शियल बैंक जो भी आरबीआई को फॉलो करते हैं, आरबीआई की गाइडलाइन को मानते हैं, वो सारे के सारे शेड्यूल्ड बैंक। और जो आरबीआई के सेकंड शेड्यूल में जितने बैंक लिस्टेड नहीं हैं उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन शेड्यूल्ड बैंक बोलते हैं। नॉन शेड्यूल्ड बैंक ना तो आरबीआई को लोन वगैरह देता, तो शेड्यूल्ड बैंक ही आरबीआई से लोन वगैरह ले सकते हैं। तो शेड्यूल्ड बैंक कौन से होते हैं, जो आरबीआई का काम मानते हैं, आरबीआई की कंट्रोल में रहते हैं, आरबीआई की गाइडलाइन को फॉलो करते हैं, आरबीआई जिससे जो लोन ले सकते हैं। और आरबीआई एक्ट 1934 के सेकंड शेड्यूल्ड में जो लिस्टेड होते हैं वे सारे के सारे कौन से बैंक है, शेड्यूल्ड बैंक है। तो जितने भी हम आगे पढ़ेंगे हम कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, वो सारे के सारे कौन से बैंक हैं, शेड्यूल्ड बैंक है। क्लियर है यहाँ तक? तो ऑप्शन नंबर हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी नहीं है, तो डायरेक्ट दिख रही है बच्चों हमें ऑप्शन नंबर सी, आईसीआईसीआई बैंक। यह एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक। आज की डेट की अगर बात की जाए दोस्तों, तो भारत में आज की डेट में टोटल 21 प्राइवेट सेक्टर बैंक कार्य कर रहे हैं। 21 प्राइवेट सेक्टर बैंक है, उनमें से आईसीआईसीआई दूसरे नंबर का, पहले नंबर पे अगर ब्रांचेज और पैसों के भी मामले में बात की जाए तो पहले नंबर का जो बैंक है वो एचडीएफसी और दूसरे नंबर पे आईसीआईसीआई। और आईसीआईसीआई बैंक की जो स्थापना है वो 1994 में हुई थी। और जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों, वो है मुंबई में। 1994 में इसकी स्थापना हुई थी आईसीआईसीआई बैंक की, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया इज, तो वो है दोस्तों एसबीआई। लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया इज एसबीआई। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का एक सबसे बड़ा कमर्शियल सेक्टर का बैंक है, जिसके पास टोटल 22,219 ब्रांचेज हैं। तो प्राइवेट हो या सरकारी सेक्टर हो, उस सेक्टर में सबसे बड़ा बैंक ब्रांचेज के मामले में हमारा कौन सा है, एसबीआई। लेकिन अगर पैसों के मामले में बात की जाए, तो पैसों के में कौन सा बैंक है सबसे बड़ा, वो है एचडीएफसी। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक है ये, जिसका सबसे ज़्यादा ब्रांचेज है। दूसरे नंबर पे कौन सा था, आईसीआईसीआई बैंक। इसकी स्थापना पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था 1994। हेड ऑफिस कहाँ था इसका भी, मुंबई। दोस्तों इन दोनों की स्थापना ही 1994 में हुई थी, और दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में। अगर पैसों के मामले में बात की जाए तो भारत सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक कौन सा हो गया, एचडीएफसी। और ब्रांचेस के मामले में बात की जाए तो हमारा कौन सा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1955 में हुई थी, 1 जुलाई 1955। और इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई में है। क्लियर है? तो ब्रांचेज में एसबीआई और पैसों में एचडीएफसी बैंक। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू। तो निम्नलिखित में से कौन सा ट्रू है। तो आप ऑप्शन पढ़िए। पैसा एक अच्छा सेवक है, देखो स्टार्टिंग से पढ़ते चलते हैं। मनी इज़ अ गुड सर्वेंट, हाँ ये हो सकता है। मनी एक अच्छा नौकर है, हाँ ये भी ठीक है, लेकिन एक बुरा मालिक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा ठीक होगा, बाकी गलत। आप पैसे को एक अच्छा नौकर समझिए, पैसे को अपने हिसाब से चलाइए, बल्कि पैसे के हिसाब से आप खुद मत चलिए। पैसे को मालिक मत बनाइए कि मालिक आपको ऑर्डर दे, जो मालिक कहता है, जैसा मालिक कहता है वैसा आप करने लग जाओ। तो पैसे को मालिक मत बनाओ, पैसे को क्या बनाओ, नौकर बनाओ। पैसा आपकी ज़रूरत पूरा करे, जो आपको चाहिए चीज़ पैसा खर्चो, अपनी ज़रूरत को पूरा करो। लेकिन पैसे के लिए आप खुद कुछ करने के लिए तैयार मत हो कि आप पैसे को ही सब कुछ मानने लग जाओ, तो ये बात गलत होगी। तो पैसा एक बुरा मालिक होता है, क्योंकि पैसा अगर जो कोई भी पैसे को अगर बहुत ज़्यादा अहमियत देने लग जाता है, वो कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हो जाता है। तो मनी क्या है, कि बैड मास्टर है लेकिन अच्छा सर्वेंट है। मनी आपकी हर ज़रूरत को पूरा कर सकती है। तो मनी एक अच्छी सर्वेंट और एक बुरी मास्टर है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ ऑप्शनल मनी। तो ऑप्शनल मनी क्या होती है दोस्तों, ऑप्शनल मनी और फिड्यूशियरी मनी,
या नॉन लीगल टेंडर मनी आप इसको बोल सकते हो। नॉन लीगल टेंडर मनी, देखो एक लीगल टेंडर मनी होती है जो कानूनन रूप से आपको बाध्य करती है कि आपको उसी करेंसी में ही व्यापार करना पड़ेगा। जैसे भारतीय रुपया भारत में एक लीगल टेंडर मनी है, तो आप कानूनन रूप से बाध्य हो भारतीय रुपये में ही व्यापार करने के लिए। आप भारत में किसी और करेंसी में व्यापार नहीं कर सकते। फिड्यूशियरी मनी भाई, तो फिड्यूशियरी मनी या नॉन लीगल टेंडर मनी, ऑप्शनल मनी, सारी एक ही बात है। तो फिड्यूशियरी मनी कौन सी मनी होती है? तो ये वो मनी होती है जो पेयर और पेई, जो पे कर रहा है और एक पैसा जिसको मिल रहा है, ठीक है ना। पेयर और पेई दोनों के ट्रस्ट और फेथ इस पे डिपेंड करती है। जैसे आप इसमें बोल सकते हो ऑप्शन नंबर सी, चेक। आप कहीं पर पेमेंट देने गए, आप कहते हो कि भाई मैं चेक में पेमेंट करूँगा, तो अगर सामने वाला अगर आपको जानता है, आपके ऊपर विश्वास करता है, उसको ट्रस्ट आपके ऊपर भरोसा है, तो वो चेक को एक्सेप्ट कर सकता है, वरना चेक लेने से वो मना भी कर सकता है। क्योंकि चेक क्या है? एक नॉन लीगल टेंडर मनी है। कानूनन रूप से आप बाध्य नहीं हो चेक को स्वीकार करने के लिए। क्योंकि चेक को इशू कौन करता है? जो चेक, जिसका आपका बैंक अकाउंट है, तो आपने सामने वाले को एक चेक इशू कर दिया, उसमें चेक में आपने अपना, आपका अकाउंट नंबर था, आपने कितना पैसा दिया, नीचे आपने साइन कर दिए। तो आपके अकाउंट में पैसा हो या ना हो, कल को चेक बाउंस हो गया तो सामने वाला तो घूमता रहेगा। क्योंकि साइन आप कर रहे हो, तो आपने प्रॉमिस किया कि भाई मैं तेरे को इतने रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। तो आप हो कौन? आपकी बात पे वो भरोसा कैसे करे? क्यों भरोसा करे? सरकार उसको भरोसा करने के लिए बाध्य नहीं करती। अगर वो इंडिविजुअली अगर आपके ऊपर भरोसा करता है तो वो उसको एक्सेप्ट कर सकता है, वरना नहीं। तो ऑप्शनल मनी या फिड्यूशियरी मनी या नॉन लीगल टेंडर मनी वो क्या है? हमारा चेक है। बाकी लीगल टेंडर मनी भारतीय रुपया, तो वहाँ पर आप कानूनी रूप से बाध्य हो उसको आप स्वीकार करने के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा सी, चेक ही होगा आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर 1, गुड मनी ड्राइव्स बैड मनी आउट ऑफ द सर्कुलेशन। देखो दो, यहाँ पर दो चीज़ें आ गई। एक आ गई गुड मनी और दूसरी है बैड मनी। दोस्तों गुड मनी को हम स्टैंडर्ड मनी भी बोलते हैं, स्टैंडर्ड मनी, और बैड मनी को हम लोग टोकन मनी बोलते हैं। स्टैंडर्ड मनी को हिंदी में मानक मुद्रा बोला जाता है, मानक मुद्रा, और टोकन मनी को बोला जाता है सांकेतिक मुद्रा। तो दोस्तों ये होती क्या है? देखो स्टैंडर्ड मनी वो मनी होती है जहाँ पर मनी की फेस वैल्यू और कमोडिटी वैल्यू जिस कमोडिटी की वो बनी हुई है वो दोनों बराबर हों। दोनों क्या हों? बराबर हों। जैसे गोल्ड कॉइन, तो जितने का गोल्ड लगा है उतनी ही उसकी वैल्यू होती है। जैसे गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन, ये सारे के सारे क्या हैं? ये स्टैंडर्ड मनी है। अब इनको गुड मनी कैसे बोला जाता है वो भी समझते हैं। तो स्टैंडर्ड मनी कौन सी मनी होती है? जिसकी फेस वैल्यू और कमोडिटी वैल्यू दोनों वैल्यू क्या हों? बराबर हों। अब बैड मनी वो मनी होती है जिसकी फेस वैल्यू ज़्यादा होती है, फेस वैल्यू ज़्यादा हो किससे? कमोडिटी मनी से। जैसे 500 रुपये का नोट, तो जो जिस कागज़ का वो 500 का नोट बना हुआ है, तो उसकी फेस वैल्यू तो 500 की है, लेकिन उस कागज़ की वैल्यू 500 रुपये थोड़ी है, उससे तो काफ़ी कम। अगर 500 हो तो 500 के नोट को एक बार फाड़ के आप एक बार कबाड़ी के पास 500 रुपये में बेच के दिखा दो, नहीं बिकेगा ना। तो कागज़ के टुकड़े की वैल्यू उसकी फेस वैल्यू से क्या है? कम है। तो उस मनी को हम क्या बोलते हैं? टोकन मनी बोलते हैं। क्लियर है? हर एक देश ने, जितने भी कंट्री हैं, हर एक देश ने अपनी कंट्री के अंदर लेन देन के माध्यम के लिए टोकन मनी को ही अपने देश की करेंसी घोषित किया हुआ है, एक्सेप्ट किया हुआ है। क्योंकि टोकन मनी को आप कम खर्चों में बना सकते हो।
स्टैंडर्ड मनी को बनाने में खर्चा ज़्यादा आता है। तो स्टैंडर्ड मनी किसी भी कंट्री की एक्चुअल में ऑफिशियल या लीगल टेंडर करेंसी नहीं है। हाँ, ये हर एक देश में एक्सेप्ट हो जाती है। आप कहीं पर भी जाकर सोने को बेच सकते हो, सोने में कोई भी सामान खरीदना चाहो खरीद सकते हो, क्योंकि सोने को हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड मनी को हम क्या बोलते हैं, गुड मनी, और इसको हम बैड मनी। बैड मनी किस लिए, अगर आज आपके पास आपने क्या किया, आपने 10,000 रुपये का गोल्ड खरीदा और 10,000 रुपये के नोट अगर आपने रख लिए, 10 साल बाद अगर आप देखते हो तो वो नोट तो नोट ही रहेंगे, 10,000 ही रहेंगे, लेकिन यहाँ पर जो जितने 10,000 का जो गोल्ड रखा था आपने, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद स्टैंडर्ड मनी की वैल्यू लगातार क्या होती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, लेकिन बैड मनी की वैल्यू नहीं बढ़ती, वो उतने ही रुपए रहेंगे। देखो, वैल्यू बढ़ने का मेरा मतलब यहाँ महंगाई से नहीं है। सोना लगातार क्या होता चला जाता है, महंगा होता चला जाता है, लेकिन आप 1,000 का नोट तो 1,000 का ही रहेगा ना, वो तो बढ़ेगा नहीं। लेकिन 1,000 का जो गोल्ड है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि उसकी फेस वैल्यू और कमोडिटी वैल्यू दोनों क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो बैड मनी इसलिए क्योंकि इसकी वैल्यू नहीं बढ़ती, गुड मनी इसलिए क्योंकि इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। अब जब शुरुआत में अगर चले जाते हैं, तो एक मैं इसको साफ कर रहा हूँ, आपको नोट डाउन करना तो वीडियो को रोक के इसको नोट डाउन कर लो। देखो, जब देश शुरू हुआ था तो जैसे अगर हम मानते हैं, देखो व्यापार जब शुरू हुआ तो हमारे पास गोल्ड भी था, गुड मनी भी थी और बैड मनी भी थी। पहले तो गोल्ड आया था, तो बार्टर सिस्टम था। बार्टर इवोल्यूशन ऑफ मनी की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि पहले तो बार्टर सिस्टम था। कमोडिटी टू कमोडिटी मनी होती थी, वस्तु के बदले वस्तुओं का लेन देन किया जाता था। उसके बाद मेटेलिक मनी आया, फिर पेपर मनी आया। तो इवोल्यूशन ऑफ मनी की यहाँ पर बात नहीं कर रहे। मैं एक बात समझाना चाहता हूँ कि जब इकोनॉमी चली होगी तो इकोनॉमी में पहले से ऑलरेडी सोने में तो लेन देन चल ही रहा था। उसके बाद किसको करेंसी को इंट्रोड्यूस किया गया, बैड मनी को इंट्रोड्यूस किया गया। तो धीरे धीरे बैड मनी ने गुड मनी को बाजार से बाहर कर दिया। तो वर्तमान में जब लेन देन के माध्यम में कौन सी मनी का यूज़ हो रहा है, बैड मनी का। क्यों, जैसे आप अपना एग्जांपल लो, आपने कुछ सामान खरीदना था, आपके पास 10,000 रुपये का गोल्ड है और 10,000 रुपये कैश है। आप बाजार में कुछ सामान खरीदने जा रहे हो, तो आप दुकानदार को, जिससे आपने सामान खरीदा, उस दुकानदार को आप नोट देना पसंद करोगे या गोल्ड देना पसंद करोगे। तो आप गोल्ड नोट देना ही पसंद करोगे, कागज करेंसी में आप व्यापार करोगे, गोल्ड को आप रखोगे, लेन देन नहीं करोगे। तो बाजार में पहले लेन देन के माध्यम में गुड मनी ही यूज होती थी, लेकिन जैसे ही बैड मनी मार्केट में आई तो बैड मनी ने गुड मनी को धीरे धीरे बाजार से क्या कर दिया, बाहर कर दिया। और वर्तमान में जितनी भी ट्रांजैक्शन है बाजार के अंदर, वो मोस्टली 99.99% किस करेंसी में होती हैं, बैड मनी में होती हैं। तो बैड मनी ने गुड मनी को बाजार से बाहर कर दिया। तो खराब पैसा अच्छे पैसे को प्रचलन से बाहर कर देता है। बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड मनी फ्रॉम द मार्केट। तो ऑप्शन नंबर बी। और जो ये बात है, ये जो स्टेटमेंट है, ये ग्रेशम के द्वारा कही गई थी, ग्रेशम का नियम, इसीलिए इसको ग्रेशम्स लॉ भी बोलते हैं। यह स्टेटमेंट किसके द्वारा कही गई थी, ग्रेशम के द्वारा कही गई थी। यह भी आपका एसएससी में क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। तो क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब यहाँ से। ग्रीन बैंकिंग मीन्स, तो ग्रीन बैंकिंग दोस्तों, ग्रीन बैंकिंग का मतलब क्या है, देखो इसका मतलब डिजिटल बैंकिंग से ही है हमारा, डिजिटल बैंकिंग, पेपरलेस बैंकिंग। तो इसमें जो हमारा जो ऑप्शन पढ़ो एक बार। पहला ऑप्शन क्या है, डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट्री बाय बैंक, बैंकों द्वारा वानिकी का विकास, नहीं, ये ऑप्शन नहीं होगा हमारा। बैंकों द्वारा पर्यावरण अनुकूल परियोजनाओं का वित्त पोषण, ये भी नहीं होगा हमारा। बैंक द्वारा सिंचाई परियोजनाओं का वित्त पोषण, ये भी नहीं होगा। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी होता है। देखो, अगर पेपर में ये क्वेश्चन आ जाता ना, तो हमारा मन ये कहता है कि भाई नहीं, नन ऑफ द अबव हमारा आंसर नहीं होगा, लेकिन कई बार मिल जाता है। ग्रीन बैंकिंग का मतलब क्या है, पेपरलेस बैंकिंग, डिजिटल बैंकिंग, डिजिटली चीज़ को आप ज़्यादा प्रमोट कर रहे हो, तो वही तो ग्रीन बैंकिंग है। तो इस ऑप्शन में से कोई नहीं था हमारा। तो नन ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ करेंसी हैविंग अ फॉलिंग एक्सचेंज रेट ड्यू टू कंटिन्यूइंग BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट, इज कॉल्ड अ, देखो BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन। तो भुगतान संतुलन होता क्या है, BOP, जब एक देश दूसरे देश के साथ जो भी लेन देन करता है, जितनी भी ट्रांजैक्शन होती हैं, जैसे भारत, इंडिया और
अमेरिका, किसी भी देश का एग्जांपल ले सकते हो आप, जितनी भी ट्रांजैक्शन करेंगे मतलब इंडिया से पैसा अमेरिका में जाएगा या अमेरिका से पैसा भारत में आएगा, जितनी भी ट्रांजैक्शन की जाएंगी हर उस ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड होगा। अगर भारत से पैसा मान लिया बाहर जा रहा है 100 रुपये या 100 करोड़ जो भी आप लेना चाहते हो, और भारत में आ रहा है 80 रुपये, तो भारत को फ़ायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है? नुकसान हो रहा है। तो हमारे देश का जो बीओपी है, मतलब 100 रुपये गए और 80 रुपये आए, तो कितने रुपये का घाटा हुआ? 20 रुपये का घाटा हुआ। तो हमारा जो बीओपी है वो क्या है? नुकसान में है। हमारा ज़्यादा पैसा कहाँ जा रहा है? बाहर जा रहा है। तो मतलब हमारे देश का बीओपी क्या है? घाटे में है। तो इसमें क्या होगा कि हम इम्पोर्ट ज़्यादा करते हैं। हमारा क्या होगा? इम्पोर्ट, एक सेकेंड, हमारे क्या होंगे? इम्पोर्ट, एक सेकेंड, क्या हो गया? हमारे क्या होंगे? इम्पोर्ट। इम्पोर्ट ज़्यादा है, इम्पोर्ट ज़्यादा होंगे तो हमें डॉलर की डिमांड क्या करनी पड़ेगी? ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि हम बाहर से सामान ज़्यादा खरीदते हैं तो हमें डॉलर ज़्यादा देना पड़ेगा। जब डॉलर की डिमांड बढ़ती है तो किसी भी चीज़ की अगर डिमांड बढ़ जाती है तो उसका जो प्राइस है वो क्या होने लग जाता है? बढ़ने लग जाता है। तो डॉलर का प्राइस बढ़ने लग जाएगा। तो डॉलर का अगर प्राइस बढ़ेगा तो डॉलर महंगा होगा। डॉलर महंगा होगा तो हमारे देश की करेंसी की वैल्यू, रुपए की जो वैल्यू है वो क्या होगी? वो गिर जाएगी। रुपए की वैल्यू क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। और रुपया क्या है? एक सॉफ्ट करेंसी है। अभी हमने पहले ही क्वेश्चन में पढ़ा था हार्ड करेंसी और सॉफ्ट करेंसी। तो हार्ड करेंसी की वैल्यू अगर बीओपी क्या है? ज़्यादा है, तो हार्ड करेंसी की जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है, और सॉफ्ट करेंसी की जो वैल्यू है वो क्या हो जाती है? गिर जाती है। तो यही था, एक मुद्रा जिसकी विनिमय दर गिरती जा रही है, जो लगातार गिरती जा रही है, निरंतर भुगतान संतुलन के घाटे को कहा जाता है। तो वो किसकी वजह से हो रहा है? तो वो एक सॉफ्ट करेंसी की हो रहा है। एक सॉफ्ट करेंसी की वैल्यू लगातार गिरती जा रही है और बीओपी हमारा क्या है? घाटे में चला जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए, सॉफ्ट करेंसी। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द डिमांड फॉर मनी अकॉर्डिंग टू केन्स इज फॉर, देखो केन्जियंस, केन्स, केन्स, देखो एक हमारी जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी, अर्थ व्यवस्था, वो कंट्रोल के बेसिस पर 3 टाइप में बटी हुई है। एक है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, एक है सोशलिस्ट इकोनॉमी, और एक है मिक्स्ड इकोनॉमी। इनके बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे, ये होती क्या क्या है ये आगे क्वेश्चन आ जाएगा, या इस टॉपिक का जब हम क्वेश्चन करेंगे तब हम बात करेंगे। वैसे नॉर्मली मैं बता देता हूँ, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा से ज़्यादा होता है, जिसके लिए मैक्सिमम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना जिनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। दूसरा सोशलिस्ट इकोनॉमी, समाजवादी अर्थव्यवस्था, जहाँ पर सरकारी क्षेत्र ज़्यादा से ज़्यादा होता है, जिनका मेन उद्देश्य है पब्लिक वेलफेयर को ज़्यादा करना होता है। मिक्स्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहाँ पर दोनों सेक्टर मिलकर कार्य करते हैं। तो मिक्स्ड इकोनॉमी का जो ये कॉन्सेप्ट है वो आपका J.M. केन्स के द्वारा दिया गया था। J.M. केन्स, जॉन माइनार्ड केन्स के द्वारा दिया गया था। इसीलिए J.M. केन्स को फादर ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी भी कहा जाता है। और उनके द्वारा थ्योरी दी गई थी डिमांड फॉर मनी। हम मनी की डिमांड क्यों करते हैं? तो उन्होंने मनी की डिमांड के लिए ये 3 चीज़ें बताई थी। पहली चीज़ें, हम मनी का जो मकसद है वो सबसे मेन तो क्या है? लेन देन का मकसद है। आपको कुछ भी सामान खरीदना है, बेचना है, उसके लिए आप लेन देन के माध्यम में आप मनी को यूज़ करते हो। दूसरा, आपको पैसा क्यों चाहिए? आप पैसे की डिमांड क्यों करते हो? तो प्रिकॉशनरी मोटिव, भविष्य में अगर आपको कुछ ऐसी ज़रूरत पड़ जाए या ऐसी इमरजेंसी आपके पास आ जाए कि आपको पैसा ज़रूरत पड़े, भाई कल को बीमारी हो जाए या और कुछ हो जाए, कहीं पर इमरजेंसी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए, तो आप एक पर्सन क्या करता है? इमरजेंसी सिचुएशन के लिए कुछ पैसा बचा कर रखता है, लेन देन के माध्यम के लिए कुछ पैसा बचा कर रखता है। उसके अलावा थोड़ा बहुत पैसा लगाकर वो अपने पैसे को क्या करता है? इन्वेस्ट करता है। सट्टेबाजी का मकसद मतलब इन्वेस्ट करता है। तो अगर एक पर्सन को ये लगता है कि भाई मेरे को इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिल रहा है, ब्याज ज़्यादा मिल रहा है, तो अपने पैसे को वो क्या कर देगा?
इन्वेस्ट कर देगा वहाँ पर। जब उसको ये लगता है कि भाई नहीं, हाँ मेरे को नुकसान हो सकता है, तो अपने पैसे को क्या कर लेता है, वहाँ से बाहर निकाल लेता है। मतलब इन्वेस्ट भी करता है, ट्रांजैक्शन भी करता है, और प्रिकॉशनरी मेथड के लिए भी वो उस पैसे को क्या करता है, यूज़ करता है। तो इमरजेंसी वाले पैसे को आप इन्वेस्ट नहीं करते, उसको सेफ साइड रखते हो। तो आपके अकाउंट में कुछ ऐसा 15,000, 20,000, 50,000 या 1 लाख, जितनी भी जिस पर्सन की हैसियत होती है, उस हैसियत के अनुसार वो कुछ पैसे को इमरजेंसी सिचुएशन के लिए बचा कर रखता है। सारे पैसे को इन्वेस्ट नहीं करता, और ना ही सारे पैसे को वो क्या करता है, खर्च करता है। तो डिमांड फॉर मनी अकॉर्डिंग टू केजियस, तो ये सारे थे ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर सी, ये सारे के सारे हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ अबव। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिटरमाइंड बाय, ब्याज की दर निर्धारित होती है। दोस्तों देखो, हमने पहले जो कॉन्सेप्ट किया था इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, उसमें मैंने बताया था कि इन्फ्लेशन महंगाई और डिफ्लेशन मंदी। इन्फ्लेशन में आपके पास पैसा ज़्यादा होता है, आपके पास पैसा ज़्यादा होता है। डिफ्लेशन में आपके पास पैसा कम है, मतलब एक देश की भी मान सकते हो आप, एक इकोनॉमी भी मान सकते हो। तो पैसा ज़्यादा या पैसा कम का मतलब क्या है, एक देश में पैसा ज़्यादा होना या कम होना मतलब उस देश की मनी सप्लाई या तो ज़्यादा है या कम है, मनी सप्लाई। तो उस मनी सप्लाई को क्या किया जाता है, उस मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है। और मनी सप्लाई को कंट्रोल कौन कौन करेगा, एक तो आरबीआई करेगा आपका, और दूसरा कंट्रोल कौन करेगा, एक गवर्नमेंट करेगी, सरकार करेगी। आरबीआई कैसे कंट्रोल करता है, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, मौद्रिक नीति। मॉनेटरी पॉलिसी स्पेलिंग देख लेना एक बार, ये नहीं है यहाँ पर, मॉनेटरी पॉलिसी मौद्रिक नीति। और गवर्नमेंट क्या बनाती है, फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी राजकोषीय नीति। तो मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई क्या करता है, मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई इंटरेस्ट रेट को डिटरमाइन करता है। अब उसका कैसे डिटरमाइन करता है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, एक बार मैं इस चीज़ को क्लियर कर रहा हूँ, यहाँ से उतार लेना अगर उतारना है तो। जैसे इन्फ्लेशन का अगर एग्जांपल लें, इन्फ्लेशन में एक देश के अंदर पैसा बहुत ज़्यादा है, तो आरबीआई चाहता है ये पैसा कम हो, ताकि डिमांड कम हो, डिमांड कम होगी तो महंगाई ठीक होगी। तो आरबीआई क्या करता है, मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से ब्याज की दर को, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देता है। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी, महंगी होगी, तो आप लोग क्या करोगे, लोन महंगा हो जाएगा। इंटरेस्ट रेट बढ़ने का मतलब क्या है, लोन महंगा होना। तो लोन लेना आप ज़्यादा कर दोगे या कम कर दोगे, तो लोन इंटरेस्ट रेट महंगा होते ही आप लोन लेना क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। अब आप लोन लेना कम करोगे तो धीरे धीरे आपके पास, एक पर्सन के पास पैसे की क्या होने लग जाएगी, कमी होने लग जाएगी। अगर पैसे की कमी होगी तो उसकी जो डिमांड है, जो मांग है, वो भी क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। और डिमांड गिरेगी तो धीरे धीरे जो इन्फ्लेशन थी वो क्या होने लग जाएगी, कम होने लग जाएगी। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देता है, और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट को क्या कर देता है, घटा देता है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन था, द इंटरेस्ट रेट इज डिटरमाइंड बाय, तो इंटरेस्ट रेट को कौन निर्धारित करता है, तो वो किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, तो आरबीआई बाय मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति का प्रयोग करके आरबीआई रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिटरमाइन करता है। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चीप मनी मीन्स, देखो दोस्तों, अब ये मॉनेटरी पॉलिसी से ही रिलेटेड है। चीप मनी, अभी मैंने आपको बताया था कि दो सिचुएशन होती हैं, एक तो इन्फ्लेशन, और एक डिफ्लेशन, में मुद्रास्फीति और मुद्रा अपस्फीति। अपस्फीति को डिफ्लेशन बोला जाता है, मंदी, और तेजी को इन्फ्लेशन, मंदी। देखो, इन्फ्लेशन को ठीक करने के लिए आरबीआई के द्वारा, और डिफ्लेशन को भी ठीक करने के लिए आरबीआई द्वारा कौन सी पॉलिसी बनाएगी, मॉनेटरी पॉलिसी। तो इन्फ्लेशन को ठीक करने के लिए जो मॉनेटरी पॉलिसी में चेंज किए जाते हैं उसको हम हार्ड मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं, कठोर मौद्रिक नीति बोलते हैं। और मंदी को ठीक करने के लिए जो मॉनेटरी पॉलिसी में चेंज किए जाते हैं उसको हम सॉफ्ट मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं, सॉफ्ट मॉनेटरी पॉलिसी, उदार मौद्रिक नीति। तो हार्ड मॉनेटरी पॉलिसी में अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि जो इंटरेस्ट रेट है उसको क्या कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है, ताकि देश में पैसा क्या हो सके, जो मनी फ्लो है, मुद्रा का प्रवाह है, वो क्या किया जा सके, कम किया जा सके। ऐसे ही सॉफ्ट
मॉनेटरी पॉलिसी में क्या किया जाएगा, इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया जाएगा ताकि देश में जो मनी फ्लो है वो क्या हो जाए, बढ़ जाए, मनी फ्लो बढ़ जाए। क्योंकि अगर लोन सस्ता होगा तो आप लोन ज़्यादा लोगे, लोन ज़्यादा लोगे तो लोगों के पास पैसा ज़्यादा बढ़ जाएगा, मतलब मनी फ्लो उनका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यहाँ पर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो आपने लोन लेना कम कर दिया, लोन लेना कम कर दिया तो धीरे धीरे जो मुद्रा का प्रवाह है, मनी फ्लो है, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अब यहाँ पर एक बैंक वाले बनकर सोचो और एक कस्टमर बन के सोचो। अगर एक बैंक वाले बन के सोचो, अगर एक बैंक वाला जो पैसा उधार दे रहा है, अगर वो महंगी ब्याज की दर पर उधार दे रहा है तो उसको प्रॉफिट क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो उसको वो पैसा अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा, अच्छा लगेगा। तो इसलिए जो हार्ड मॉनेटरी पॉलिसी में जो पैसा इशू किया जाता है, बैंक उसको डियर मनी बोलता है, डियर मनी। बैंक को वो पैसा अच्छा लगता है। लेकिन वही अगर डिफ्लेशन में जो पैसा उधार दिया बैंक ने सस्ती ब्याज की दर पर, उसको वो चीप मनी बोलता है। उसको क्या बोलता है, चीप मनी, सस्ती मुद्रा बोलता है। तो चीप मनी, एक तो आपका ये क्वेश्चन तो यहीं क्लियर हो गया। और दूसरा, आप कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, अगर आपने कुछ ऐसा पैसा उधार लिया है जो महंगी ब्याज की दर पर उधार ले रखा है, तो महंगी ब्याज की दर पर उधार लिया हुआ पैसा रिटर्न करना मुश्किल हो जाता है। जैसे आप 5 रुपये 10 रुपये सैकड़े के ऊपर जो पैसा उधार ले आते हो तो उसको ब्याज ही इतना ज़्यादा हो जाता है, तो उसको जो प्रिंसिपल अमाउंट है, मूलधन है, वो बहुत मुश्किल हो जाता है चुकाना। तो हाई इंटरेस्ट रेट पर इशू किया गया पैसा रिटर्न करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से उसको डिफ़िकल्ट मनी बोला जाता है या टाइट मनी बोला जाता है। और सस्ती ब्याज की दर पर लिया हुआ पैसा, चीप मनी, उसको रिटर्न करना आसान है, ब्याज कम है तो आप कम ब्याज देकर प्रिंसिपल अमाउंट भी चुका सकते हो आसानी से। तो इसीलिए उसको इजी मनी, कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से उसको क्या बोला जाता है, इजी मनी बोला जाता है। एक सेकेंड, इजी मनी, क्लियर है यहाँ तक। तो चीप मनी हुआ या इजी मनी हुआ, वो मनी होती है जो लो इंटरेस्ट रेट पर इशू की जाती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए यहाँ पर ठीक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड रेफर्स टू, गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड का तात्पर्य है। दोस्तों, जो गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ये उभर के आया था, ये सामने आया था गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड। इसमें क्या होता है, देखो, गोल्ड के सिक्कों में लेन देन नहीं किया जाता था, गोल्ड के सिक्के नहीं बनाए जाते थे। जब एक देश, कोई भी एक देश, इसकी शुरुआत वैसे ग्रेट ब्रिटेन से हुई थी 1925 में, ग्रेट ब्रिटेन से इसकी शुरुआत हुई थी, उसने ऑप्ट किया था इसको। इसमें होता क्या था, जब कोई भी एक देश दूसरे देश के साथ जो भी व्यापार करता था तो उस व्यापार में वो अपने देश की करेंसी को गोल्ड में बदल देता था और गोल्ड को किसको देता था, उस दूसरी कंट्री को दे देता था। और जब उस कंट्री को किसी और कंट्री में कोई व्यापार करना होता तो वो अपने देश की करेंसी को किस में चेंज कर लेते, गोल्ड में चेंज कर लेते और गोल्ड को उस करेंसी को दे देता था। मतलब ये लेन देन के माध्यम इंटरनेशनल लेवल पर गोल्ड को यूज़ किया जाता। तो यहाँ पर गोल्ड के कोई टोकन या कोइन नहीं बनाए जाते थे, जैसे राजा महाराजा अपनी स्टैंप लगाकर गोल्ड के कोइन बना देते थे, वो नहीं होते थे। गोल्ड की यहाँ पर ईंटें होती थी, वो गोल्ड में पेमेंट की जाती थी, गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड फॉर्म में। गोल्ड को ऐसा क्या किया जाता, मेजर ऑफ वैल्यू, यानी उनकी मेजर ऑफ वैल्यू, किसी भी चीज़ को, किसी भी चीज़ का रेट किस में डिसाइड किया जाता था, गोल्ड में किया जाता था। लेन देन के माध्यम में क्या यूज़ होता था, गोल्ड यूज़ होता था। क्लियर है यहाँ तक। मतलब अपने देश की करेंसी का रेट किस में निकालना, गोल्ड में उसको बदल कर। पहले जैसे एक पेन है 10 रुपये का है या 100 रुपये का, जो भी होता है, जितने भी पेन बेचे होते तो पहले तो अपनी करेंसी में देखते, फिर उस करेंसी के रेट के हिसाब से उतना ही क्या ले लेते, गोल्ड ले लेते और गोल्ड में क्या कर देते, पेमेंट कर देते। क्लियर है यहाँ पर। तो गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड मतलब गोल्ड एज अ मेजर ऑफ वैल्यू, ऑप्शन नंबर बी हमारा। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, द ग्रेट ब्रिटेन ने इसको सबसे पहले ऑप्ट किया था 1955 में। क्लियर है यहाँ तक। चल, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज नेशनलाइज्ड इन, देखो, नेशनलाइज्ड, नेशनलाइज्ड, राष्ट्रीयकृत, राष्ट्रीयकृत। नेशनलाइज्ड होता क्या है, राष्ट्रीयकृत होता क्या है। दोस्तों, हम ये पहले ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, किसी भी प्राइवेट संस्था को अगर गवर्नमेंट टेक ओवर कर लेती है, सरकारी संस्था बना दिया जाता है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, नेशनलाइज्ड कहलाता है। आरबीआई का जो नेशनलाइज्ड है,
आरबीआई का जो नेशनलाइज्ड है वो आपका कब हुआ था? वो आपका 1 जनवरी, 1 जनवरी 1949 को हुआ था। मतलब भारत सरकार ने आरबीआई को अपने कंट्रोल में ले लिया था 1 जनवरी 1949 को। और जब आरबीआई का नेशनलाइज्ड हुआ था उस समय आरबीआई के जो गवर्नर थे वो कौन थे? देशमुख सी डी देशमुख। ये आज़ाद भारत के गवर्नर थे, गुलाम भारत के आखिरी गवर्नर थे और आरबीआई के तीसरे नंबर के गवर्नर थे। और ये फर्स्ट इंडियन गवर्नर भी थे। क्योंकि आरबीआई कब बनाया गया था? आरबीआई बना था 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई थी। और जब आरबीआई की स्थापना हुई थी उस समय इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में था, लेकिन 2 साल बाद आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ चला गया? मुंबई में चला गया। तो आज भी आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। और आरबीआई जब बना था तो आरबीआई का फर्स्ट गवर्नर कौन था? सर ओसबोर्न स्मिथ। ये फर्स्ट नंबर के गवर्नर थे। और थर्ड नंबर के गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। ये फर्स्ट इंडियन गवर्नर थे आरबीआई के। और वर्तमान में जो आरबीआई के गवर्नर हैं वो कौन है? शक्तिकांत दास। इनको 12 दिसंबर 2018 को गवर्नर बनाया गया था और वर्तमान में भी है कार्यरत। क्लियर है? तो वर्तमान में भी ये कार्यरत हैं। और अगर नंबर की बात करें तो ये कौन से नंबर के गवर्नर है वर्तमान में? 25वें नंबर के गवर्नर हैं। और आरबीआई के जो गवर्नर होता है उसका जो अपॉइंटमेंट पीरियड होता है, मैक्सिमम टेन्योर जो होता है वो कितने साल का होता है? 5 साल या 65 ईयर एज विच एवर इज अर्लियर। अपॉइंट जो है उसको 3 साल के लिए किया जाता है। अपॉइंट कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। फिर 2 साल और उसका कार्यकाल और एक्सटेंड कर दिया जाता है। जैसे अगर इनकी शक्तिकांत जी की बात करें तो अगर इसमें 5 जोड़ दें तो 11 दिसंबर 2023 को उनके पूरे 5 साल पीरियड पूरा हो जाएगा। तो दिसंबर में इनकी चेंज होने की संभावना है। अगर एक्सटेंड किया जाता है तो भी इनका मैक्सिमम टेन्योर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। वैसे तो सरकार की मर्जी होती है, जैसा सरकार को अच्छा लगे वैसा कर लेती है सरकार, लेकिन ऑन पेपर अगर बात करें तो मैक्सिमम 5 साल और 65 ईयर एज मैक्सिमम टेन्योर हो सकता है। तो क्वेश्चन था हमारा आरबीआई का नेशनलाइज कब हुआ था? तो आरबीआई नेशनलाइज हुआ था 1 जनवरी 1949 को। यह एसएससी का पेट क्वेश्चन है। काफ़ी सारे एग्जाम में काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द रिजर्व हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक ओवर एंड अबव द स्टैच्यूटरी मिनिमम विद द आरबीआई आर कॉल्ड। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा आरबीआई के पास वैधानिक न्यूनतम से अधिक रखे गए रिजर्व को कहा जाता है। देखो, जितने भी कमर्शियल बैंक होते हैं उनके पास जितना पैसा आता है, जैसे आप बैंक में गए, एक बैंक के पास 100 रुपये जमा हुए, उस 100 रुपये में से कुछ लोग पैसा निकालने वाले थे, 30 रुपये बैंक से पैसा बाहर निकल गया तो बैंक के पास कितने रुपये रह गए? 70 रुपये रह गए। ये करोड़ों में मानो, आप कैसे ही मानो, हम छोटा अमाउंट ले, 70 रुपये उस बैंक के पास रह गए। तो ये 70 रुपये उस बैंक का क्या है? नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटी NDTL है। तो प्रत्येक कमर्शियल बैंक को अपने NDTL नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटी का कुछ परसेंट भाग तो अपने पास रखना पड़ता है और कुछ परसेंट भाग किसको देना पड़ता है? आरबीआई को देना पड़ता है। लेकिन अगर इसके अलावा भी अगर आरबीआई के पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा और रखना चाहें, देखो जो आरबीआई के पास रखा जाता है वो होता है कैश रिजर्व रेशो। वो क्या होता है? कैश रिजर्व रेशो। मतलब हर एक कमर्शियल बैंक को अपने NDTL का कुछ परसेंट पैसा आरबीआई के पास नगद रूप में रखना पड़ता है। वो क्या हो जाता है उसका? वो होता है CRR। और कुछ परसेंट पैसा उनको खुद के पास रखना पड़ता है, वो होता है स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR। लेकिन इसके अलावा भी अगर कुछ एक्सेस पैसा अगर वो आरबीआई के पास रखना चाहता है तो वो कौन सा हो जाता है? वो होता है हमारा एक्सेस रिजर्व। क्लियर है यहाँ तक? चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो इज ऑथोराइज टू इशू कॉइन्स इन इंडिया। भारत में सिक्के जारी करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो दोस्तों देखो, 2 रुपये का और 2 रुपये से सभी बड़े नोट, जितने भी 2 से ऊपर नोट हैं वो सारे के सारे नोट
कौन इशू करता है? वो आरबीआई इशू करता है। और उन हर एक नोट के ऊपर जो सिग्नेचर होंगे वो किसके होंगे? आरबीआई के गवर्नर के साइन होंगे। तो 2 रुपये का, 5 रुपये का, 10 रुपये का, 2 का, 5 का, 10 का, 20 का, 50, 100, 200, 500 हर एक नोट के ऊपर किसके साइन है? गवर्नर के साइन। और वो हर एक नोट किसके द्वारा इशू किया गया? आरबीआई के द्वारा। ऐसे ही 1 रुपये का नोट, 1 रुपये का नोट और सारे कॉइन, सारे के सारे कॉइन्स वो किसके द्वारा इशू किए जाते हैं? वो भारत सरकार के द्वारा जारी किए जाते हैं। और भारत सरकार में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किए जाते हैं। और जो 1 रुपये का जो नोट होता है दोस्तों, उसके ऊपर जो सिग्नेचर होते हैं, उसके ऊपर जो सिग्नेचर होते हैं वो किसके होते हैं? फाइनेंस सेक्रेटरी वित्त सचिव के सिग्नेचर होते हैं। और वर्तमान में भारत के जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं वो कौन है? वो हैं टीवी सोमनाथन। वर्तमान में भारत के क्या हैं? फाइनेंस सेक्रेटरी हैं दोस्तों। तो 1 रुपये का नोट या सारे सिक्के जारी करने का अधिकार किसको है? तो ऑप्शन नंबर बी, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को है। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक? तो निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय बैंक का एक कार्य नहीं है? तो देखो, केंद्रीय बैंक आरबीआई के क्या कार्य हैं? तो आरबीआई क्या कार्य करता है? नंबर 1, नोट जारी करता है, इशुइंग नोट पत्तर मुद्रा जारी करता है। दूसरा, आरबीआई को सरकार का बैंक भी बोला जाता है, गवर्नमेंट्स बैंक, सरकार का बैंक भी इसको बोलते हैं। नंबर 3, बैंकर्स बैंक, बैंकों का बैंक, सभी बैंकों का बैंक, और उनको सुपरवाइज करने का काम भी आरबीआई करता है। नंबर 4, फॉरेन एक्सचेंज को कंट्रोल करता है, फॉरेन एक्सचेंज को क्या करता है? कंट्रोल करता है, कंट्रोलर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। नंबर 5, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन करेंसी, वो इसी में आ गया आपका। नंबर 5 पे आप लिख सकते हो मॉनेटरी पॉलिसी का निर्माण करता है, क्रिएशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी टू कंट्रोल इकोनॉमी, या कह सकते हो आप इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। नंबर 5 हो गया। नंबर 6 है आपका, जैसे आप कह सकते हो लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, अंतिम ऋणदाता। अगर सरकार को अगर कहीं से भी लोन नहीं मिलता है, कहीं से भी लोन नहीं मिलता है, ट्रस्ट कहाँ से लोन ले सकती है? आरबीआई से लोन ले सकती है। तो इसमें जैसे पूछा हुआ था कि कौन सा आंसर होगा हमारा, ऑप्शन नंबर 1 क्या है? डीलिंग विद फॉरेन एक्सचेंज, तो ये तो फंक्शन है हमारा। दूसरा, कंट्रोलिंग मॉनेटरी पॉलिसी, ये भी फंक्शन है हमारा। दूसरा, एक्ट एज अ बैंकर्स बैंक, बैंकों का बैंक, ये भी है। कंट्रोलिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग, देखो कंट्रोल नहीं करता, ये वर्ड यहाँ पर गलत है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग जितनी भी होती है उसकी ट्रांजैक्शन करता है, उसको कंट्रोल नहीं करता। तो ये ऑप्शन हमारा गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब। द एक्सिस्टेंस ऑफ पैरेलल इकोनॉमी और ब्लैक मनी। देखो, ब्लैक मनी का नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ता है दोस्तों? ब्लैक मनी, अब जैसे ब्लैक मनी होने से क्या होता है? अगर आपके पास ब्लैक मनी, काला धन एक्चुअल में वो पैसा जिस पैसे का आप रिकॉर्ड नहीं दे सकते कि वो आपके पास आया कहाँ से। तो आप इसको बहुत सारे ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि वो पैसा जिसके ऊपर टैक्स नहीं दिया गया। तो टैक्स देना तो बहुत अलग की बात है, टैक्स देने से पहले आपको रिकॉर्ड देना पड़ता है कि वो पैसा आया कहाँ से। तो ब्लैक मनी कौन सी मनी होती है? तो ब्लैक मनी का आपके पास रिकॉर्ड नहीं होता वो आया पैसा कहाँ से है। तो अगर आपके पास ब्लैक मनी ज़्यादा होगा तो आप अपने खर्चे क्या कर दोगे? बढ़ा दोगे। आप जल्दी से जल्दी उस पैसे को अपने से दूर ले जाओगे, खर्च कर दोगे उस पैसे को। तो आप एक्सपेंडिचर बढ़ाओगे, एक्सपेंडिचर बढ़ते ही चीज़ों की डिमांड क्या हो जाती है? मांग बढ़ जाती है। और मांग बढ़ते ही चीज़ों के प्राइस क्या होते हैं? प्राइस क्या होने लग जाते हैं? बढ़ने लग जाते हैं। तो देश में इन्फ्लेशन आने का एक कारण, अगर किसी देश के पास ब्लैक मनी ज़्यादा होगी तो उस देश में महंगाई भी बहुत ज़्यादा होगी।
तो आरबीआई क्या करता है, आरबीआई तो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी में चेंज करता रहा, लेकिन इकोनॉमी में एक और पैरेलल इकोनॉमी चली हुई थी, ब्लैक मनी चली हुई थी, तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, तो वो मॉनेटरी पॉलिसी के जो प्रभाव है या मॉनेटरी पॉलिसी में जो चेंज किए गए हैं उनको वो लेस इफेक्टिव बना देता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी यहाँ पर बिल्कुल ठीक होगा, मेक्स द मॉनेटरी पॉलिसीज लेस इफेक्टिव। क्लियर है, तो मौद्रिक नीतियों को कम प्रभावी बना देता है अगर किसी देश में ब्लैक मनी ज़्यादा होती है तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपना। ग्रामीण बैंकों पर कार्य समूह की सिफारिशों के परिणाम स्वरूप 5 ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक शुरू में किस वर्ष में शुरू किए गए थे, क्वेश्चन है ये हमारा। तो दोस्तों 2 अक्टूबर 1975 को 5 सिटीज़ में आरआरबी खोली गई थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो हैं आरआरबी वो खोले गए थे। देखो ग्रामीण एरिया को बैंकिंग सेक्टर से जोड़ने के लिए आरआरबीज को खोला गया था। तो वो 5 सिटीज़ कौन सी थी, तो पहला था मुरादाबाद यूपी में, दूसरा था आपका गोरखपुर यूपी, थर्ड है आपका भिवानी हरियाणा, भिवानी कहाँ था, हरियाणा में, फोर्थ जयपुर राजस्थान, जयपुर कहाँ, राजस्थान, फिफ्थ मालदा पश्चिम बंगाल, मालदा पश्चिम बंगाल। तो ये 5 सिटीज़ में खोला गया था। जो पहली थी मुरादाबाद यूपी में उसको प्रथमा बैंक के नाम से भी जानते हैं, प्रथमा बैंक। तो 5 सिटीज़ में आरआरबी को खोला गया। कब खोला गया था, 2 अक्टूबर 1975 को। तो आरआरबी का मेन पर्पज़ क्या था, ग्रामीण क्षेत्र को बैंकिंग सेक्टर में जोड़ना ही आरआरबी का मेन मकसद था, ताकि ग्रामीण एरिया को बैंकिंग सेक्टर से क्या किया जा सके, जोड़ा जा सके। और ये जो आरआरबी हैं वो देश के लगभग हर एक राज्य में खोली गई, लेकिन वर्तमान में 2 राज्य ऐसे हैं शुरू से ही, एक तो गोवा और दूसरा सिक्किम, जहाँ पर एक भी आरआरबी नहीं है। तो 2 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर एक भी आरआरबी नहीं है, वो हैं गोवा और सिक्किम। दोस्तों जितनी भी आरआरबी होती हैं वो प्रत्येक आरआरबी को जो नेशनलाइज्ड बैंक हैं और नेशनलाइज्ड कितने बैंक है वर्तमान में, तो 11 नेशनलाइज्ड बैंक हैं। जो नेशनलाइज्ड मतलब जो पहले प्राइवेट बैंक होते थे उनको सरकारी बनाया गया। और टोटल तो सरकार के पास टोटल 12 बैंक हैं, एक तो एसबीआई और 11 नेशनलाइज्ड बैंक। तो हर एक नेशनलाइज्ड बैंक पब्लिक सेक्टर का यानी सरकारी क्षेत्र का नेशनलाइज्ड बैंक जो है वो इसको क्या करता है, स्पॉन्सर्ड करता है। तो हर एक आरआरबी को किसी ना किसी नेशनलाइज्ड बैंक के द्वारा क्या किया गया है, स्पॉन्सर किया गया है। और अगर दोस्तों बात की जाए तो आरआरबी में जो हिस्सेदारी है वो किस किस की है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार की 50% हिस्सेदारी, स्पॉन्सर्ड बैंक जो बैंक उसको स्पॉन्सर करता है उस बैंक की 35% हिस्सेदारी, और स्टेट गवर्नमेंट की जो हिस्सेदारी है वो है 15% हिस्सेदारी। क्लियर है यहाँ तक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द बैंक चेक्स आर प्रोसीड बाय यूजिंग ऑफ, देखो यहाँ पर नीचे फोटो में भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर क्या लिखा है, माइकर, क्या है, माइकर। तो MICR, ये क्या होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो ये क्या करता है दोस्तों, ये कंप्यूटर को जो ये डाटा मतलब जो ये इन्फॉर्मेशन जो इस चेक में है उसको रीड करने में ये क्या करता है, ये हेल्प करता है। क्लियर है। तो एक मैग्नेटिक इंक होती है जो कंप्यूटर को अलो करती है वो कि वो इन्फॉर्मेशन क्या कर सके, रीड कर सके। क्लियर है यहाँ तक। और दूसरा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक ये IFC कोड लिखा होता है, ये एक सेकेंड, तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, और ये IFC का मतलब क्या है, इंडियन फाइनेंशियल
फाइनेंशियल सिस्टम कोड। क्लियर। और यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर लिखा रहता है। ये हर एक ब्रांच का अपना एक IFSC कोड होता है। और MICR आगे ये क्या लिखा रहता है, ये एक चेक नंबर लिखा रहता है। फिर यहाँ पर जितने ही जिसको भी आपने पेमेंट करनी है वो जितने रुपए, और यहाँ पर अमाउंट में वर्ड में वो चीज़ें लिखी जाती हैं यहाँ पर वर्ड में। तो ये चेक होता है। तो चेक पर आर प्रोसीड बाय यूजिंग ऑफ MICR, माइकर उसमें होता है जो उसको रीड करने में मदद करता है। ये कैरेक्टर इंक होती है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द RBI इश्यूज करेंसी नोट अंडर। तो RBI जो नोट इशू करता है दोस्तों, वो मिनिमम रिजर्व सिस्टम के तहत करता है। पहले प्रोपोर्शनेट रिजर्व सिस्टम होता था, लेकिन वर्तमान में क्या है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। 1 अप्रैल 1957 से मिनिमम रिजर्व सिस्टम को यूज़ किया जा रहा है, जिसमें RBI के पास जो मिनिमम रिजर्व है वो कितने करोड़ का होना चाहिए, 200 करोड़ का, जिसमें से 115 करोड़ रुपए बुलियन फॉर्म में गोल्ड के रूप में, और बचे हुए 85 करोड़ रुपए 85 करोड़ रुपए वो किस में, फॉरेक्स यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार के रूप में। और इनका जो रेशियो है दोस्तों वो है 23:17, 23:17। उस रेशियो में इनको रखा जाता है। और ऐसा नहीं है कि ये हर बार रखा जाएगा, एक बार रख दिया उतना ही काफ़ी है। उसके बाद मतलब RBI के पास अगर 200 करोड़ रुपए का रिजर्व है तो RBI जितना मर्जी चाहे उतना नोट छाप सकता है। और छपवाता कौन है, भारत सरकार छपवाती है। RBI अपनी मर्जी से नोट नहीं छापता। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नरसिम्हम कमेटी ऑन फाइनेंशियल रिफॉर्म्स प्रपोज्ड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आ। वित्तीय सुधारों पर नरसिम्हम समिति ने एक स्थापना का प्रस्ताव रखा। दोस्तों ये नरसिम्हम समिति ऑलरेडी हम पिछली क्लास में इसकी पहली क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं कि नरसिम्हम समिति कब बनाई गई थी, 1991 में। और ये उस समय हमारे देश के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह। उनके द्वारा ये नीति का निर्माण करवाया गया था नरसिम्हम समिति। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे। तो इसमें जो बैंकिंग स्ट्रक्चर है उसको 4 स्तरीय क्षेत्रों में पदानुक्रम में 4 सेक्टर में क्या कर दिया था, 4 टायर हिरार्की में उनको बांटा गया था। तो बैंकिंग सेक्टर के रिफॉर्म्स के लिए ये या जो है कमेटी है वो कार्य कर रही थी। तो हमारा क्या कौन सा आंसर होगा इसमें, ऑप्शन नंबर 1। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द परमिशन गिवन टू अ बैंक कस्टमर टू ड्रॉ चेक इन एक्सेस ऑफ हिज करंट अकाउंट बैलेंस इज कॉल्ड। देखो करंट अकाउंट दोस्तों एक अकाउंट होता है डिमांड डिपॉजिट। एक क्या होता है, डिमांड डिपॉजिट। तो डिमांड डिपॉजिट वो होता है, आप बैंक में गए पैसा जमा करवाने के लिए, बैंक वालों को आपने इस शर्त पर पैसा रखा है अभी बैंक में, जब भी मैं अपने पैसे की डिमांड करूंगा आपको मेरा पैसा मुझे वापस देना पड़ेगा। अगर बैंक वो कंडीशन मान लेता है तो उस कंडीशन में रखा हुआ पैसा आपका मांग जमाई कहलाता है, डिमांड डिपॉजिट कहलाता है। तो मांग जमाई, जब भी आप पैसा डिमांड करोगे अपने पैसे की, बैंक को आपका पैसा देना पड़ेगा। तो इसमें 2 अकाउंट खोले जाते हैं। एक अकाउंट आ जाता है आपका सेविंग अकाउंट और दूसरा अकाउंट आ जाता है करंट अकाउंट। दूसरा कौन सा अकाउंट आ जाता है, करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट ये कंपनियों का, बड़े बिजनेसमैनों का अकाउंट ये खोला जाता है। सेविंग अकाउंट नॉर्मल पब्लिक का अकाउंट खोला जाता है। तो सेविंग अकाउंट में पैसा रखने से आपको इंटरेस्ट मिलता है, करंट अकाउंट में पैसा रखने से कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता। सेविंग अकाउंट में जितना पैसा है आपका उतना ही पैसा आप निकाल सकते हो, उससे 1 रुपया भी एक्स्ट्रा पैसा आप नहीं निकाल सकते। लेकिन करंट अकाउंट में आपको एक्स्ट्रा पैसा निकालने की परमिशन मिल जाती है। तो जितना भी पैसा आप एक्स्ट्रा निकालते हो तो वो आपके लिए वो क्या हो जाता है, बैंक ओवरड्राफ्ट हो जाता है। एक तरीके से एक तरीके का लोन, जिसमें एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड दे दिया जाता है। अगर आप उतने पीरियड में अगर उस पैसे को वापस दे देते हो तो आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता। लेकिन अगर उससे अगर ज़्यादा पीरियड देते हो तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो अकाउंट में से ज़्यादा पैसा निकालना मतलब क्या हो जाता है, एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी हो जाती है। तो क्लियर है यहाँ तक। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र प्रवास की प्रवृत्ति होती है। दोस्तों ये भी ऑलरेडी हम क्लियर पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके थे। हॉट करेंसी, जिसको मैंने बताया था क्या, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इसको हम लोगों ने FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट भी बोला था, जो दूसरे देश के लोगों के द्वारा हमारे देश में, हमारे देश की शेयर मार्केट में जो पैसा लगाया गया है। तो दोस्तों शेयर मार्केट में कौन पैसा लगाता है, जब उनको ये लगता है कि भाई यहाँ से रिटर्न ज़्यादा मिलेगा तो वो यहाँ पर पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट करने लग जाते हैं। लेकिन जैसे ही देश में कुछ हालात ऐसे आ जाते हैं कि भाई देश में कुछ भी सिचुएशन ऐसी क्रिएट होगी जो देश हित में नहीं है,
तो वो यहाँ से पैसा क्या करने लग जाते हैं, विड्रॉ करने लग जाते हैं, उससे शेयर मार्केट क्रैश हो जाती है, शेयर मार्केट डाउन आने लग जाती है। तो ऐसा पैसा जो जल्दी से शीघ्र प्रवास की प्रवृत्ति यानी कि जल्दी निकल सकता हो, है ना, क्विकली माइग्रेट हो जाए, तो वो पे उस पैसे को हम क्या बोलते हैं, हॉट करेंसी ही बोलते हैं, क्योंकि यह फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट दूसरे देश के लोगों के द्वारा हमारे देश में जो पैसा है यह इन्वेस्ट किया गया होता है। तो क्लियर है यहाँ तक। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच डज ECS इन द बैंकिंग ट्रांजेक्शन स्टैंड फॉर। ECS, तो ECS किस स्टैंड के लिए किसके लिए स्टैंड करता है, तो ये होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस के लिए। क्लियर है। तो ECS, और दोस्तों जो ECS होता है, ये अगर बैंक को कोई बल्क में पेमेंट करनी होती है, बल्क में पेमेंट करनी होती है, जैसे आपका कई हज़ारों का लाखों का स्टाफ है और आपने पूरे स्टाफ की क्या देनी है, पेमेंट करनी है, तो आप बैंक में पैसा भेज देते हो और बैंक उसका किसके थ्रू पेमेंट कर देता है, ECS के थ्रू। जब कोई भी पैसा बल्क में दिया जाना होता है तो ECS का प्रयोग किया जाता है बल्क में पेमेंट करने के लिए। क्लियर है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द इंटरेस्ट रेट पॉलिसी इज अ कंपोनेंट ऑफ, देखो वही इंटरेस्ट रेट पॉलिसी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, किसका कंपोनेंट है, मॉनेटरी पॉलिसी का, बैंक रेट, रेपो रेट वगैरह ये सारी चीज़ें। क्लियर है, ये ऑलरेडी डिस्कस हम कर चुके हैं इसी वीडियो में ही। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बैंक डिपॉजिट डेट कैन बी विड्रॉन विदाउट नोटिस आर कॉल्ड, ये भी ऑलरेडी हमने पिछली क्लास में अभी एक क्वेश्चन पहले ही डिमांड डिपॉजिट जो आपको बताया था। डिमांड डिपॉजिट, आपको जब पैसे की अपने की ज़रूरत है आप अपने पैसे को बैंक से बाहर निकाल सकते हो, मांग जमाएं। तो वो पैसा ये होता है कि आपको बैंक को कोई भी नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है। आप गए बैंक में कि भाई मेरा पैसा है मुझे निकालना है, आपने जो जो फॉर्म वगैरह होता है पैसा निकालने का, विड्रॉन फॉर्म वगैरह वो फिल किया, जमा करवाया, पैसा निकाल लिया। तो आपको बैंक को सूचना देने की ज़रूरत नहीं है कि आप 2 दिन पहले बैंक को बता रहे हो मुझे पैसा चाहिए, मैं पैसा निकालूंगा अपना। तो आपको कोई भी सूचना देने की ज़रूरत नहीं है। आप कभी भी जब मर्जी चाहो अपने अकाउंट से अपना पैसा आप निकाल सकते हो। तो वो पैसा कौन सा होता है, डिमांड डिपॉजिट। क्लियर है यहाँ तक। तो दोस्तों आज नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है रीजनल रूरल बैंक्स आर स्पॉन्सर्ड बाय, ये भी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इसी वीडियो में। ये कौन से, कमर्शियल बैंक, नेशनलाइज्ड कमर्शियल बैंक, राष्ट्रीयकृत जो बैंक होते हैं वो RRB को क्या करते हैं, स्पॉन्सर करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। क्लियर है दोस्तों। तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे मनी एंड बैंकिंग के, तो लगभग 100 क्वेश्चन के आसपास मनी एंड बैंकिंग हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। और चैनल का नाम क्या है दोस्तों, इकोनॉमिक्स बाय रवि हुड्डा।